Hello everybody. Today we are going to discuss a very interesting topic. So अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, you will find that you have seen such things. आपको इसकी रिजेम्बलेंस आएगी, दिमाग में विजुअल्स बनेंगे. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लीगल मेथड्स एंड द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में जो लीगल मेथड फॉलो होता है, जो कोर्ट सिस्टम है, आज हम लोग उसके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं. मैं पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे देती हूं, ठीक है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन चीजों को और अच्छे से समझेंगे. इस चैप्टर का नाम है लीगल मेथड्स एंड कोर्ट सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लीगल मेथड्स एंड कोर्ट सिस्टम. आप उसको छोड़ दीजिए. लेकिन हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में जुडिशियरी प्रैक्टिस की जाती है. मैंने आपको पहले ही इसकी 3 बातें बताई थी. वो ये थी, इंडिया में लेजिस्लेशन बनने का एक प्रोसीजर है, उसके एग्जीक्यूशन का एक प्रोसीजर है, और एक पिलर है जुडिशियरी. तो यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, यहां फॉलो होते हैं या अप्लाई होते हैं, और यहां पे उन्हें मॉनिटर किया जाता है कि भाई ये कायदे से कार्यक्रम चल भी रहा है या नहीं. मतलब जिसने गलती की उसको सजा देने का कार्यक्रम, लाइन पे लाने का कार्यक्रम कहां चलता है? जुडिशियरी में. ठीक है, तो लेजिस्लेशन कैसे बनता है, सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, ये आप लोग जान गए हैं. हम लोगों ने और डिस्कशन किया था कि एक बिल एक्ट कैसे बन जाता है. ठीक है, किसके पास क्या पावर्स है, पार्लियामेंट एंड स्टेट के बारे में. फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जुडिशियरी कैसे वर्क करती है इंडिया में. तो लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम क्या है. चैप्टर के ओवरव्यू में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुडिशियरी में क्या क्या आता है. यही इस चैप्टर का ओवरव्यू है. आप अपने पास भी ये बना सकते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, ताकि आपको हमेशा ट्रैक करने में इजी हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं. सबसे पहले जुडिशियरी का जो पिलर हम मानते हैं कि भाई जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है, दैट इज द कोर्ट्स इन इंडिया. अदालत. ठीक है, द कोर्ट्स. कोर्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, अभी हम लोग ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे. लेकिन यहां पे मैं बस आपको 2 बता सकती हूं कि जो कोर्ट सिस्टम है वो 2 में डिवाइडेड है. क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और सिविल जस्टिस सिस्टम. ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. कोर्ट्स जो सबसे मेन पिलर हमें दिखता है कि भाई अदालत ही जाते हैं लोग, किसी से कोई दिक्कत हो, किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई रूल तोड़ा, किसी ने कुछ क्राइम किया, कहां पहुंचते हैं? अदालत पहुंचते हैं. लेकिन अदालत के अलावा जो पिक्चरों में आपने और जगहें नहीं देखी हैं वो हैं, फर्स्ट इज ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल भी कोर्ट्स का काम कम करने के लिए आते हैं. मतलब कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतना काम है कि कोर्ट कहते हैं भाई कुछ स्पेशलाइज नेचर के केसेस अगर रख सकते हो, संभाल सकते हो तो संभाल लो. तो कुछ स्पेशलाइज्ड एक्ट्स में, ठीक है, कुछ एक्ट्स में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जहां पे ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है कि सब लोग ट्रिब्यूनल जाएंगे. ठीक है, यहां से पीड़ित लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे ट्रिब्यूनल जाएंगे. ट्रिब्यूनल की खासियत ये होती है कि वहां पे एक जुडिशियल मेंबर होते हैं जो कि इंडिया के लॉ सिस्टम को समझते हैं. ठीक है, और एक टेक्निकल मेंबर होते हैं जो कि उस एक्ट से संबंधित बातों को समझते हैं. हम लोग अभी ये सब आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा तीसरी चीज होती है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें 4 चीजें आती हैं: आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन,
मीडिएशन, वो तुम पूरा अपने पास लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड लोक अदालत। तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये जो है ये कहता है कि भाई जरूरत अगर नहीं है कोर्ट जाने की तो मत जाओ, उसके बाहर ही बाहर समझौता कर लो, ठीक है, बाहर ही बाहर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो। डिस्प्यूट का क्या मतलब है, हम कोई बात कह रहे हैं, तुम कोई बात कह रहे हो, ये एक डिस्प्यूट चल रहा है। हम कह रहे हैं मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेट अस से 1 लाख रुपीज, मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है कि अरे नहीं तुम्हारा 1 लाख रुपए बनता ही नहीं है, तुम्हारा तो सिर्फ 80,000 रुपए बनता है, ये एक डिस्प्यूट है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री में बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, उन लोग कह रहे हैं अरे बेहतर सुविधा है तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिस्प्यूट है, इट इज नॉट कि हमने कोई क्राइम कर दिया वहां पर। तो कुछ डिस्प्यूट यानी कि मतभेद, जो आपसी लड़ाइयां हैं, अगर वो हम लोग कोर्ट के बाहर ही सेटल कर सकते हैं तो इट्स बेटर, कोर्ट के बाहर सेटल कर लो। क्या जरूरत है कि उस पूरी मशीनरी में जाओ, टाइम लगाओ, हर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला गेम खेलो, क्या जरूरत है, बाहर ही रहो, ठीक है। और चौथा होता है रेगुलेटरी बॉडीज। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब कुछ जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ये राइट दिया गया है कि आप लोग कौसी जुडिशियल बॉडीज की तरह सर्व कीजिए, मतलब अपने यहां जो आपके यहां दिक्कतें आ रही हैं उसका फैसला आप ही सुना दीजिएगा। समझ रहे हो, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूं, सीए के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे लिए रेगुलेटरी बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर कोई क्राइम कर दें, कोई बात कर दें तो अलग है, लेकिन अगर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी या हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई नियम तोड़ा तो उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, उसके लिए कहां जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडी के पास, क्योंकि भाई हमारी माई बाप तुम हो, ठीक है। हाँ, अगर हमने बाकी सोसाइटी में क्राइम किया है, कुछ किया है, तो उसके लिए हम कोर्ट सिस्टम और ये सब जाएंगे। मतलब अगर आप उसी घेरे के अंदर हो और अगर आप उसी स्पेशलाइज बॉडी के अंतर्गत उन्हीं का बनाया हुआ कोई रूल तोड़ते हो तो उसका फैसला भी वो बॉडी ही कर देगी, उसके लिए बाद में आके कोर्ट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट्स इन इंडिया यू ऑलरेडी नो कि वो बहुत बर्डनड है, ठीक है, बहुत बर्डनड है। केस मतलब थाउजेंड्स, क्या मैं बोलूंगी मिलियंस ऑफ केसेस आते हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। शिकायत कोई आज करता है, फैसला आता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, कितनी बार तो फैसला तब आता है जब जिसने शिकायत की वो जिंदा भी नहीं है, तो वो क्या करेगा उस फैसले का, ठीक है। तो इतना पेंडेंसी है इंडियन कोर्ट्स में कि उसके लिए कुछ और बॉडीज बनाई गई, जैसे कि ट्रिब्यूनल, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज। तो मतलब उनको ये पावर्स दी गई कि ऐसा है कि कुछ डिस्प्यूट्स का निपटारा तो आप ही लोग कर दीजिएगा, कुछ उन लोग डिस्प्यूट्स को सॉल्व आप ही लोग कर दीजिएगा, या अपने स्पेशलाइज ट्रेड वेड का या कुछ है तो उसको आप ही लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाद मतलब कोर्ट की वर्कलोड भी कम हो और स्पेशलाइज नेचर ऑफ जजमेंट भी हो पाए, इसलिए ये मशीनरी इस तरीके से ब्रॉडन की गई है। तो हमारे यहाँ जुडिशरी सिर्फ अदालत नहीं है जो आप टीवी में देखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अदालत नहीं है, ये सारी चीजें भी एक फैसला सुनाती हैं, ठीक है। और इसमें और आगे क्या होता है ये अब हम लोग अपने पास यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके इस चैप्टर का ओवरव्यू है, ठीक है, हम लोग हर इस चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। The judiciary has been established under the Constitution of India 1915 as an institution of last resort। क्योंकि जुडिशरी के आगे कोई नहीं है, हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो उसके आगे फैसला सुनाने के लिए कोई भी नहीं है। मतलब कोर्ट के आगे आप किसी के भी पास नहीं जा सकते। लेकिन मैम हम लोगों ने तो देखा है 1-2 पिक्चरों में दौड़ते हुए पेपर लेके जाते हैं और फांसी रुकवा देते हैं, वो खाली और खाली डेथ पेनाल्टी के लिए है कि प्रेसिडेंट अगर उसको रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, बस। बाकी हमारे यहाँ जुडिशरी इज द अल्टीमेट एंड द लास्ट रिसोर्ट।
for common public as well as all legal entities under law, inclusive of the state government and the government of India. जी, मतलब अगर गलती स्टेट गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, उन दोनों में आपस में कोई लड़ाई हो जाए, कोई एक दूसरे के ऊपर केस करना जाए, उसको भी हमारी जुडिशरी जो है वही देखेगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार वाली बात है तो सीधे पीएम जाएंगे फैसला कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं. पीएम फैसला नहीं कर सकते. ये चलो सरकारी बात है तो वहीं पे यार सीएम वीएम से निपटा लेते हैं, नहीं. अगर कोई बात है जो कि केस लगा है तो उसका फैसला सिर्फ कोर्ट ही सुना सकती है. कोर्ट का मतलब द जुडिशियल सिस्टम. द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन इट्स हायरार्की, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स, फॉलोड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, तो ये जो हायरार्की है ये कैसी आपको पता है. सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी. ठीक है, वहां पे 34 जजेस बैठते हैं, जिसमें एक इज द CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड नेक्स्ट 33 आर द जूरी, दैट मीन्स दे आर द जूरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो हाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. आओ हायरार्की देखते हैं हम लोग अपने पास, और हम लोग इन बाकी चीजों का भी और डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोवाइडेड us with a single integrated judicial system with a pyramidal structure. अभी मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ कि pyramidal structure क्या है, which consists of different types of courts, each having varying powers depending on their tier and jurisdiction. ठीक है, मतलब हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है ये देखो. हमारे यहाँ ये पिरामिडल सिस्टम है. एपेक्स पे कौन बैठा है, हु इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, जस्ट द वन इन न्यू दिल्ली. ठीक है, इन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, कल को आप कहीं चले जाओ और कोई गाइड आपको ऐसे दिखाने लग जाए, आइए भैया आपको भारत का सुप्रीम कोर्ट दिखा देते हैं, मारना उसको. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ पावर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अपने पावर्स हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी. उसके बाद आती है हाई कोर्ट्स. ठीक है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है, मोस्टली स्टेट के कैपिटल में होता है. ठीक है, मोस्टली स्टेट के कैपिटल में होता है, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, जो कि वहां के मतलब वहां की उस स्टेट के लिए सबसे टॉप अथॉरिटी माना जाएगा. जरूरी नहीं है कि कैपिटल में हो, जैसे कि अगर आप यूपी की ही बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे लखनऊ कैपिटल है, लेकिन लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं है. ठीक है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में है हमारे पास. ओके, बट जुडिशियल सिस्टम लखनऊ पे भी मेंटेन हो रहा होगा. नेक्स्ट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोर्ट होगा और उसके अंदर और भी चीजें होंगी जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द लास्ट लेवल की, एक जिले का एक अदालत होगा. अब यही हायरार्की फॉलो होती है, इसी को हम कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एक पिरामिड के जैसे कि एपेक्स पे एक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, देन इज हाई कोर्ट एंड देन इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो यहां पर आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोवाइडेड अस विद अ सिंगल, ये हम लोगों ने बात कर ली. द फ्रेमवर्क ऑफ करंट लीगल सिस्टम हैज बीन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 5. ठीक है, पार्ट 5 में है, पार्ट 5 में चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्या है कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहां पे, जो लीगल सिस्टम है वो कहां पे ले डाउन किया गया है. इंडिया का लीगल सिस्टम कहां ले डाउन किया गया है, इट इज इन पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इस पार्ट 5 में
सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर 4 हाई कोर्ट, चैप्टर 5 एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चैप्टर 6 में है। ठीक है, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इस तरीके से चैप्टर डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की पेक्युलैरिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यहां पे आप इसको पॉइंट्स कर सकते हो। Supreme Court is the apex court under the Indian judicial system governed by Chapter 4 of Part 5, Article 124 to 147 of the Constitution. ठीक है, कंप्राइजिंग, यहां से सेकेंड पॉइंट ले लो। कौन होता है यहाँ पे? चीफ जस्टिस है, अदर जजेस हैं। सीजेआई कितने हैं? 1। अदर जज कितने हैं? 33। टोटल कितने हैं? 34। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं, ये हम लोग कौन सी पावर सुन रहे हैं? फैसला सुनाने वाली क्या क्या पावर है इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ध्यान से देखो क्या क्या पावर है। फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जब सरकार ही सरकार से भिड़ जाए उसके ऊपर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और नहीं है, एक हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही 2 डिपार्टमेंट ने एक दूसरे के ऊपर केस कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रखा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो कौन डील करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। सो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है आर्टिकल 131 provides for the original jurisdiction whereby court can decide disputes between the government of India and one or more states, between 2 or more states, between government of India and the state on one side and the states on the other side. स्टेट आपस में भिड़ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट भिड़ गए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 डिपार्टमेंट भिड़ गए, कौन फैसला सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन एक बड़ी बात होती है। रिट ज्यूरिडिक्शन में तब जाया जाता है जब किसी का कोई फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा हो। ठीक है, जब कोई फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा हो, तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई ऐसा लॉ भी आता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर दे तो वो लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। उसी तरह से अगर कोई भी any person has the right to approach the court against the violation of his fundamental rights, ठीक है, which guarantees constitutional remedies in the form of writs। तो रिट ज्यूरिडिक्शन में क्योंकि किसी का फंडामेंटल राइट हैम्पर हो जाती है, इसलिए जिसके ऊपर भी वो पर्सन केस करता है उसको बहुत लंबा चौड़ा नापा जाता है। ठीक है, तो रिट ज्यूरिडिक्शन में लोग इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, क्योंकि और ये रिट ज्यूरिडिक्शन का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही पास है और किसी के भी पास नहीं है। ठीक है, तो रिट ज्यूरिडिक्शन एक बड़ी बात होती है। रिट ज्यूरिडिक्शन में सिर्फ जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 32 में इलस्ट्रेटेड है, जो कि आप सब बचपन से पढ़े भी हो कि एज सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, जब हमारे वो फंडामेंटल राइट्स हैम्पर होते हैं तो रिट ज्यूरिडिक्शन में जाया जाता है। जैसे कि हमारे एक फंडामेंटल राइट में है दैट वी हैव द राइट टू गेट जस्टिस। ठीक है, अब अगर कोई अथॉरिटी हमें कोर्ट में अपील करने से रोकती है तो इसके लिए हम रिट ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन के लिए कि हमें हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट से रोका गया था। ठीक है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, अगर कोई अथॉरिटी आपको अपनी मर्जी का काम करने से रोकती है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए रिट ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट इंपैक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। नॉर्मल अपील्स की गई है, ठीक है, अपील्स के थ्रू जो फैसला सुनाया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो भी केस कर रखा है, वो बिफोर बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू हियर ऑल द अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर है कि वो हाई कोर्ट के ऊपर भी अगर किसी ने अपील कर दी है, मतलब हम हाई कोर्ट के पास गए थे, हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, हमें नहीं समझ में आया हाई कोर्ट का फैसला, हमें ऐसा लगा कि नहीं अभी इसमें और कुछ किया जा सकता है, देयर इज स्कोप दैट वी कैन गेट जस्टिस। ठीक है, सो आप अपील कहां फाइल करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो एक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी है जो हाई कोर्ट की भी अपील को सुनेगी।
अगर आप एक हाई कोर्ट से निकल के दूसरा हाई कोर्ट के पास भी जा रहे हो तो भी नहीं चलेगा, और अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, अब इसकी अपील कोई नहीं सुनेगा, नोबडी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट, फाइनल एंड द अल्टीमेट होता है, उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। मतलब उसको रिव्यू करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई एवेन्यू नहीं है, ठीक है। Advisory jurisdiction, the Supreme Court can advise the President on any question of public importance as desired. तो ये एक एडवाइस है, मतलब प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है ये, तो वहां पे एडवाइसरी जुरिडिक्शन आ सकती है। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट का मतलब है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोर्ट की जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसका अपमान कहीं किया गया है, तो उसका डिसीजन कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका डिसीजन कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जजेस के ऊपर जो हमारे जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि यार जज के हाथ में कितनी पावर है ना कि वो किसी को भी सजा सुना सकता है, लेकिन आप सोचो जज के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की लाइफ के लिए सजा सुना देना या किसी को बल्कि एक छोटी सी पेनाल्टी भी देने का ऑर्डर देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जज को हर वक्त न्याय करना होता है। एंड एज इट इज ऑलरेडी सेड, जस्टिस इज नेवर स्ट्रक। कभी भी न्याय पूरा नहीं होता। अगर किसी एक के साथ न्याय है तो वो किसी दूसरे के साथ अन्याय ही है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि कुछ भी करके केस जीत जाए और हम छूट जाएं, चाहे गलत किए हैं चाहे नहीं गलत किए हैं। तो कोर्ट का एक अपना सिस्टम है, ठीक है। कोर्ट के अपनी एक डील करने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए कोर्ट के तरीके में ये बोला गया है, जो कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड एंड जो सीआरपीसी है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज द कोड्स फॉर प्रोसीजर, कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किसके पास जाना है, फिर किसके पास जाना है, फिर किसके पास जाना है, फिर किसके पास जाना है। अब अगर कोर्ट ने, अगर ये नियम हमारे लेजिस्लेशन में बनाया गया है, ये कोर्ट के कार्यवाही के लिए है, ये हमारी जुडिशियल सिस्टम के नियम है, लेकिन अगर कोई इन्हें तोड़ता है, मतलब हमें जाना चाहिए था पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बजाय कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट में आके हल्ला मचा रहा है, ठीक है, तो इसको भी एक कंटेम्प्ट माना जा सकता है। आई एम सेइंग माना जा सकता है। अगर किसी केस में जनरली 1 महीने के अराउंड लगता है, ठीक है, जनरली, लेकिन किसी जज को सामने सामने बात साफ साफ समझ में आ रही थी, उन्होंने जल्दी फैसला सुना दिया, उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लग सकता है कि क्या आपने सारे विटनेसेस को बुलाया था, क्या आपने सारे एविडेंसेस को चेक किया है, क्या आपने रिक्वायर्ड टाइम फॉर मेकिंग द डिसीजन लिया है, या सिर्फ अपने तैश में आके डिसीजन ले लिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने सिर्फ अपने इमोशन में आके डिसीजन ले लिया। तो इसलिए ये सब कंटेम्प्ट होता है कि कोर्ट का जो जुडिशियल सिस्टम है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। सो अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 150, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 150 क्या, ये 1950, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन are declared as a court of record with the power to punish for contempt of itself. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जहां लगेगा कि भाई आपने जुडिशियल सिस्टम का ही अपमान किया है, ठीक है, कोर्ट का अपमान किया गया है, कोर्ट के प्रोसीजर्स का अपमान किया गया है, फॉलो नहीं किया गया है, उसे कहेंगे कि यह कंटेम्प्ट है। एंड लास्ट इज रिव्यू जुरिडिक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जुरिडिक्शन, ठीक है। तो आप कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील तो नहीं की जा सकती है कि नहीं हम ये मानते ही नहीं है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। कहते हैं ना कि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो हम क्या करें? तो हम बस इतना कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि क्या आप प्लीज रिव्यू कर सकते हैं, कैन यू जस्ट रिव्यू योर डिसीजन, बिकॉज आई बिलीव दैट समथिंग मोर कैन हैपन इन हियर, ठीक है। तो यहां पर ये आपके हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दिए गए हैं।
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये आप लिख ही लेंगे अपने पास. सो दिस इज फॉर व्हाट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट्स, ठीक है, और स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है. मतलब जब गवर्नमेंट आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है. रिट ज्यूरिडिक्शन इज फॉर द फंडामेंटल राइट, इज टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल राइट्स अगेन ऑफ अ पर्सन. थर्ड इज यू हैव एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, नॉर्मल जो अपील की जाती है, मतलब हम आए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, हमें नहीं समझ में आई उनकी बात, तो हम यहाँ पे, एक मिनट, एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई मुझसे, तो हम एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के लिए कह सकते हैं, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील अगेंस्ट, हियर अपील अगेंस्ट ऑल बॉडीज. इवन हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है और कोई नहीं, ठीक है. देन इज एडवाइजरी. एडवाइजरी इज टू गिव प्रेसिडेंट, एडवाइज टू प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज योर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट. ठीक है, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, हिंदी में लिख देती हूं अपमान. किसका? उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है. एंड लास्टली इज रिव्यू जजमेंट टू रिव्यू इट्स ओन और अदर्स ऑर्डर्स. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, टू रिव्यू ओन और अदर्स जजमेंट्स. ये आप खुद से लिख सकते हैं, टू रिव्यू ओन और अदर्स जजमेंट. ये हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, appellate jurisdiction, writ jurisdiction, advisory jurisdiction, then you have review jurisdiction and punishment for contempt. Okay, ठीक है, ये समझ में आ गया. रिव्यू में ये मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे आप लिख लो रिव्यू ओन और अदर्स जजमेंट. ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 5 के चैप्टर 5 में. ठीक है, पार्ट 5 होना चाहिए, पार्ट 6 वहां पे लिख दिया. हाई कोर्ट्स आर द सेकंड हाईएस्ट कोर्ट इन द हायरार्की. इनके के पास क्या क्या पावर है? देखो, पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, लेकिन इनकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से अलग है. द कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड कैन डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन to the union and state legislature and jurisdiction over revenue matters. तो इनकी अलग है. इनका है for enforcement of fundamental rights, for settling disputes relating to election to the union. ठीक है, मतलब जो लोकसभा के इलेक्शन वगैरह हैं उसके लिए, and to the election to the union and the state legislature and jurisdiction over revenue matters. ये इनका ओरिजिनल jurisdiction का फॉर्मेट है. रिट ज्यूरिडिक्शन अगेन फॉर द फंडामेंटल राइट, तो कोई हाई कोर्ट भी मूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकता है. लेकिन यहां पर आप देखिए, एनी पर्सन हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए भी जो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए उसके लिए भी आप हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं. लीगल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं, लीगल राइट्स के लिए नहीं. अपीलेट ज्यूरिडिक्शन फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, वो हाई कोर्ट के पास ही आएगा. पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस,
पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का क्या मतलब है? आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ऑल हाई कोर्ट्स टू प्रैक्टिस सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको कोई तो सुपरवाइज करेगा, कोई तो देखेगा कि वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। उसका पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। ट्रिब्यूनल्स को भी कौन सुपरवाइज करेगा? हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास पहला पावर क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन किस चीज के लिए? जो आपकी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड फॉर रेवेन्यू मैटर्स, उसका पावर है हाई कोर्ट के पास। फिर है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट का स्कोप बड़ा है क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के ही अगेंस्ट आप रिट वहां फाइल कर सकते हैं। ठीक है, रिट जुरिडिक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं। एपलेट जुरिडिक्शन, जो भी लोअर कोर्ट्स ने जो भी डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट अगर किसी को जाना है तो वो हाई कोर्ट के पास आके अपील कर सकता है। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस मतलब, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का मतलब है कि लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करना। मोरोवर अंडर आर्टिकल 228 द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर any case pending before a subordinate court to itself if it involves a substantial question of law। अगर वहां पे कोई substantial question of law हो, लॉ को कैसे अप्लाई करना है, क्या सही है क्या गलत है, तो हाई कोर्ट ऐसा कोई भी केस जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है उसको अपने पास ले सकता है कि अब हम ही देखते हैं। ठीक है, इसी को तो सुपरवाइजर का रोल कहते हैं। देन इज पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। Like the Supreme Court, the High Court is also declared as a court to record with the power to punish for contempt of itself। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, हाई कोर्ट के पास पावर है हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए। तो यहां पे भी आप फट से वो अपना बना सकते हैं। हाई कोर्ट के पास 5 तरीके की पावर है। जो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ही, ठीक है, रिट जुरिडिक्शन है, अपीलेट है, देन इज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड देन इज द पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट वी कम टू लोअर और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो लोअर और सबॉर्डिनेट्स के लिए मैं पहले आपको ये चार्ट पढ़ाना चाहती हूँ और फिर हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो इस चार्ट को। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के लिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल्दो हायरार्की है ये, लेकिन रास्ता क्या है? नीचे से ऊपर। सबसे पहले कम्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पार्ट होते हैं। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया में एक है, कैपिटल में। हाई कोर्ट हर स्टेट में है, उनसे नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके का 2 सिस्टम बनाया गया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए हमारे पास अलग हायरार्की है, सिविल जस्टिस सिस्टम के लिए अलग हायरार्की है। मैम ये क्रिमिनल और सिविल में फर्क क्या है? डेफिनेशन वाइज तो दिया ही होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हो तो क्रिमिनल नेचर केसेस वो हो गए जो कि किसी के लाइफ से संबंधित हो, जैसे कि मर्डर, ठीक है, यू हैव अटेम्प्ट टू मर्डर। किसी की लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी से संबंधित है कि भैया उसको हार्ट अटैक आ जाता है, इन्होंने इतनी बड़ी चोरी कर ली है। ठीक है, इवन चोरी, डकैती, ऑल दीज थिंग्स आर क्राइम, क्रिमिनल नेचर। ठीक है, चोरी, डकैती, रॉबरी, मर्डर, रेप, ये सब क्रिमिनल नेचर है। और सिविल नेचर क्या होता है? सिविल नेचर ये होता है जिसमें कि लाइफ पे कोई हानि नहीं है। ठीक है, लोग थोड़ा सा पैसों वैसों के लिए लड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के केसेस। ठीक है, जो अक्सर आपने देखा होगा, उनकी जमीन इतनी है, हमारी जमीन इतनी है, एंड ऑल दैट। ठीक है, जमीन वमीन से रिलेटेड केसेस। और कहीं पे कागज पूरे नहीं है, फिर भी उन्होंने फर्जी दस्तखत कर दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये सारी चीजें वैसे सिविल नेचर में आती है, लेकिन अगर उसमें ऐसी कुछ अंदर
गंभीरता पता चली कि नहीं ये तो क्रिमिनल नेचर था, ठीक है, झूठ बोलना, फोर्जरी करना, ये सब क्रिमिनल नेचर है। और सिविल नेचर में क्या होता है, ज्यादातर पारिवारिक मामले, घर जमीन के मामले, ठीक है, ये सब हो गया सिविल नेचर। तो सिविल नेचर में इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पास आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मतलब एक जज है, ठीक है, पहले आप यहां पेश होंगे सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। अब या फिर कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, दैट इज जस्ट टू डिवाइड द पावर कि भाई ज्यादा केसेस हैं, आप भी देखो हम भी देख रहे हैं। मूविंग दे विल रिपोर्ट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब यहां के बाद ये प्रोसीजर यहां जाना चाहिए दैट द पर्सन इज प्रेजेंटेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगेन दे आर डूइंग व्हाट, दे आर जस्ट लुकिंग एट द विटनेसेस एंड द इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल, ठीक है। फैसला सुना सकते हैं अगर उनके एम्बिट में आता है तो, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का फैसला ये लोग नहीं सुना सकते, डेथ पेनाल्टी बिल्कुल भी नहीं सुना सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई पेनाल्टी है, कुछ है, ये लोग फैसला सुना देंगे, या तो फिर ये लोग रेफर करेंगे कि नहीं अब आप सीधे हाई कोर्ट पहुंचिए, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ, सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पर्सन हेड हो गया, एक तरफ से समझिए। इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज हो सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज हो सकते हैं। और यहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं फिर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एंड एडिशनल सेशंस जज, ये सब एक लेवल पे स्टैंड होते हैं। वैसे तो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट कहा जाता है व्हेन इट इज ट्रीटिंग अ क्रिमिनल नेचर केस, क्योंकि क्रिमिनल नेचर केस में क्या होता है, समय लगता है, ठीक है। तो ये एक सेशन कोर्ट का मामला हो जाता है और यहां पे इस तरीके से इसको टेकअप किया जाता है। तो जैसे मान लो जब पुलिस ने एक क्रिमिनल को पकड़ा, ठीक है, तो वो उसको किसके पास लेके जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। वो फटाफट केस के वो देखेंगे, मान लो नॉर्मल सी चोरी वोरी की हुई है, इसके लिए इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू उन लोगों का टाइम वेस्ट मत करो। यहीं पे फैसला सुनाया कि इसके ऊपर पहले इसको एक आध हफ्ते की जेल करो, ठीक है, इसके ऊपर इतने की पेनाल्टी लगाओ, ये करो वो करो, चलो छोड़ो। फिर अगर उससे सीरियस कोई क्राइम है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास लाया जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह देख लेंगे और वो वो फैसला सुनाएंगे कि दिस विल बी टेकन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के पास गए, उनको जो फैसला समझ में आया उन्होंने सुना दिया। उससे भी ऊपर जाना है तो सीजीएम के पास, और नहीं तो फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशंस जज है उनके पास, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज एक ही बात है, सीधे उनके पास। अब यहां पे आप बोलोगे कि मैम ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है? बड़ी सिटीज के लिए एक ये छोटा सा यहां पर इन्होंने ब्रांच बना दी है कि बड़ी सिटीज में क्या होंगे, सीजीएम तो होंगे ही, ठीक है, बड़ी सिटीज में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बैठेंगे, ठीक है, बड़ी सिटीज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बैठेंगे और बड़ी सिटीज का केस सीधे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। जैसे कि बड़ी सिटीज हो गई जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई केस हो रहा है जो कि क्रिमिनल नेचर का है तो वो पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये सब, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो इतना आप देख रहे हैं ये हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देन इसके ऊपर जब मामला जाता है, वैसे तो जितना हो सके यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसके ऊपर अब अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है, ठीक है, उसको लग रहा है नो जस्टिस इज नॉट हियर, वो हाई कोर्ट के पास जाएगा और हाई कोर्ट से भी ऊपर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। बट प्रोसीजर यही फॉलो होगा, ऐसा नहीं कि सीधे मतलब पता चला है कि अरे यार ये आदमी तो 20 जने का मर्डर कर चुका है, सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके चलो, ऐसा नहीं, जाना इसी रास्ते से पड़ेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि वो लोग आपको फटाफट 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 सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे, लेकिन फैसला कोई भी सुना सकता है,
ठीक है, दैट इज फॉर क्रिमिनल जस्टिस। तो अब हम लोग यहां पे इन चीजों को पढ़ लेते हैं अपने पास। लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, Chapter 6 of Part 5 of the Indian Constitution incorporates provision related to subordinate courts. These courts are established and controlled by the High Court क्योंकि उनके पास power of superintendence है, taking into account various factors. The lower या subordinate court structure can be divided into the following two branches. क्या branches हैं? एक criminal court structure, एक civil court structure. ठीक है, तो criminal court structure में क्या क्या classes of criminal courts हैं? कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे हम लोग सीधे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही दोनों होता है, मतलब कोई बिल्डिंग अलग नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले ही सिविल नेचर के भी केसेस को डील करते हैं, क्रिमिनल नेचर केसेस को भी डील करते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होगा? एवरी स्टेट हैज सेशन डिवाइडेड विद ईच ऑफ देम हैविंग अ कोर्ट ऑफ सेशन। सो ये कहां होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। एवरी सेशन, एवरी स्टेट हैज सेशन division with each of them having a court of session to be presided over by the sessions judge who is appointed by the high court. अब यहां पे कुछ चीजें अपने पास लिखो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि यहां के जो सेशंस जज हैं इनको कौन अपॉइंट करते हैं? द हाई कोर्ट। उसी तरह हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करती है? सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट हैज पावर टू ट्राई एनी क्रिमिनल मैटर एंड पास एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ। ध्यान से देखो, द कोर्ट हैज पावर टू ट्राई एनी क्रिमिनल मैटर। कोई भी क्रिमिनल मैटर है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है कि वो उसको टेकअप करेंगी, बट पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनाल्टी हैज टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट, हैज टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। डेथ पेनाल्टी की पनिशमेंट ऐसे ही नहीं दे सकते, इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। आई होप आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी, आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। हाई कोर्ट, आप अपने पेरेंट्स से आज पूछेगा कि आपके स्टेट में हाई कोर्ट कहां है, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटीज हैं, आप पूछोगे कि हाई कोर्ट कहां है, क्या वो कैपिटल में ही है, ठीक है, दिस यू विल गेट टू नो। फिर आप जानोगे कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां है, ओके। तो ये सारी हायरार्की आप अपने स्टेट और उसके बारे में पता कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे एक बार फिर से हम लोग इसको गो थ्रू करते हैं। मैंने क्या बोला? एक सुप्रीम कोर्ट होती है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर फिर से आएंगे। अच्छा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन हमने पढ़ लिया। Then is court of metropolitan magistrate, यानी that is for big cities, established by the state government. It is a special court in consultation with the high court in metropolitan areas, जहां पे 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है। So it is a special court, मतलब ये खाली बड़ी सिटीज के लिए है, ऐसा नहीं है कि हर सिटी में ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, नहीं। The court of metropolitan magistrate is only existing in the big cities where you have more than 10 lakh of population. Okay. So it is established by the state government, क्योंकि of course ये state government का part हो गया, with the high court. These courts are subordinate to the sessions court, मतलब ये district court के नीचे आती है। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ा शहर है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ बॉम्बे का, ठीक है। तो बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट भी है, ठीक है, बॉम्बे में हाई कोर्ट भी है। बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना? नहीं। क्यों मैम? बॉम्बे तो बहुत बड़ा शहर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, न्यू दिल्ली में। तो बॉम्बे में क्या है? हाई कोर्ट है, क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र का कैपिटल भी है, मुंबई। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, और बॉम्बे में और एक क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा, ठीक है। अब वहीं पर मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है, वहीं पे हाई कोर्ट की भी प्रोसीडिंग चल रही है कि भाई दिस पार्ट इज हाई कोर्ट, ठीक है, वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। दिस पार्ट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट, ओके। एंड उसी में एक पार्ट है द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। छोटे मोटे केसेस हैं, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आएंगे, जरूरत पड़ी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो वहां से उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास एनी जजमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ
एक्सेप्ट डेथ पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 years। अब देखो ध्यान से कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सिर्फ सजाए मौत नहीं दे सकती, बाकी कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, कितनी भी पेनाल्टी, कितने भी सालों की जेल, कुछ भी। लेकिन जो आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके पास पावर्स लिमिटेड है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आपको 7 साल के अंदर अंदर की जेल दे सकते हैं, मतलब आपको नहीं, आई मीन वो क्रिमिनल को, जो भी पर्सन अक्यूज्ड है उसको सिर्फ 7 साल तक की ही जेल सुना सकते हैं, उससे ज्यादा वो सुना ही नहीं सकते। अब मान लीजिए कि एक केस ऐसा आ गया जहां पे एक पर्सन ने, लेट अस सपोज कि उसने मर्डर किया है या अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। सबसे पहले आएंगे हम किसके पास, भाई हमको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ही पास आना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास के पास आना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि इनके पास ज्यादा पावर्स तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि चलो 2 साल की, ठीक है, 2 साल की जेल। ठीक है, अब 2 साल की जेल से तो हमको लग रहा है कि नहीं, ये तो न्याय है नहीं। हमने क्या किया, हमने और ऊपर की कोर्ट पे गए, उनके पास और बड़े पावर्स हैं, तो फिर हम आए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, इन्होंने कहा 7 साल की जेल। हमें लगा नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, कोई आदमी मर भी सकता था, ठीक है, अटेम्प्ट, और हमने भी पता किया, भाई हमारे लॉयर ने भी पता किया कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में भी 14 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम और ऊपर जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाके फैक्ट्स और क्लियर हुए और हमें समझ में आया कि नहीं, इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि इन्हीं को फांसी हो जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से। सो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैन पास एनी पनिशमेंट, बट सजाए मौत नहीं दे सकते, उम्र कैद नहीं दे सकते और 7 साल से ऊपर की जेल नहीं सुना सकते। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो देखो ये जो आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये बड़े शहरों के लिए, अदरवाइज सेशंस कोर्ट में ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हेड होते हैं। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट establishes number of courts of the judicial magistrate of the 1st class and 2nd class। तो ये दोनों के ऊपर कौन है, फिर सीधे सेशंस जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड। These courts can pass any judgment but death penalty नहीं, penalty for life imprisonment नहीं, और imprisonment for a period more than 7 years नहीं सुना सकते। Then we come to executive magistrates। The function and power of an executive magistrate are more or less administrative in nature and are for maintaining law and order। They are appointed by respective state government। Their essential job is not as a judicial officer। जैसे कि रजिस्ट्रार, कोई लोग घर वर खरीदते हैं, मकान जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराने जाते हैं। ठीक है, कि मतलब अब से आप ये ठप्पा लगा दीजिए कि ये हमारा है, तो एक तरीके से केस है वो क्या करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम दे रहे हैं ताकि बाद में ये झगड़ा ना हो कि ये घर किसका है, लेकिन वो कोई फैसला नहीं सुना सकते आपके ऊपर। ठीक है, तो उनका काम मोस्टली बस एडमिनिस्ट्रेटिव है, दैट्स ऑल, ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दोज आर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो अब आपको ये समझ में आ गया, इनके पास तो जितनी पावर्स हैं ये हमको पता है, ये सब इनकी पावर्स हैं 6, इनकी पावर्स 5 हैं, ये हमें पता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स याद करें, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, गवर्नमेंट लड़ गई है, रिट जुरिडिक्शन जब फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा हो, एपिलेट जुरिडिक्शन जब कोई हाईकोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, हमारे पास आया, अपील किया है उसने, एडवाइजरी जुरिडिक्शन प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन इज योर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है उसके ऊपर भी पनिशमेंट दी जा सकती है, लास्ट इज द रिव्यू। ठीक है, रिव्यू ऑर्डर्स, मतलब उनके पास ये भी पिटिशन डाली जा सकती है कि आप अपने खुद के ऑर्डर्स रिव्यू करिए। ठीक है, तो वो उस पर भी फैसला सुना सकते हैं। फिर आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स कॉमन है लेकिन स्कोप अलग है, जैसे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट और इलेक्शन टू द यूनियन के लिए, इन सब के लिए सुनाती है। नेक्स्ट इज रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट के पावर्स थोड़े से ब्रॉडर है, वो लोग लीगल राइट के लिए भी रिट जुरिडिक्शन दे सकते हैं और फंडामेंटल राइट के लिए भी। Next is power of superintendence। High Court supervises the entire subordinate court, यानी ग्रास रूट लेवल से जो कोर्ट सिस्टम चल रहा है उसको पूरा हाई कोर्ट सुपरवाइज करती है। एपिलेट जुरिडिक्शन है ही कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, आइए हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए। ठीक है,
और एक क्या है आपका द पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। अगर हाईकोर्ट को लगे कि भैया हमारा ही अपमान यहाँ चल रहा है तो उसके लिए भी फैसला सुनाया जा सकता है। देन वी कम टू सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज। इनके पास सारे पावर्स हैं एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, ठीक है। बाकी जो सजा सुनाई जा सकती है वो दे सकते हैं। ये था कि इन लोग क्या क्या केसेस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग ने पढ़ा कि इन लोग क्या क्या टाइप की चीजें हैंडल करते हैं। इन लोग केसेस तो लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, लेकिन डेथ पेनाल्टी नहीं सुना सकते, ठीक है। उसी तरह से सीजेएम जो है आपका, या फिर जो सॉरी मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, ये जो आपका सीजेएम है और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इन लोग डेथ पेनाल्टी नहीं सुना सकते। आप अपने पास लिख लो, डेथ पेनाल्टी नहीं सुना सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, वो नहीं सुना सकते, और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years नहीं दे सकते, ठीक है। तो इनका ये काम है। फिर इनके नीचे आपके पास फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। दैट इज फॉर द criminal justice system. That is for the criminal justice system. Next we have civil court structure. Civil court structure में क्या क्या आता है? The district court is the highest civil court in a district. Of course ये बात है, district में district court is the highest. But क्या civil cases high court के पास जा नहीं सकते? जा सकते हैं, of course जा सकते हैं। अगर आपको अपील करनी है तो आप high court के पास जाइए। And has judicial as well as administrative power, including the power of superintendence with both appellate and original jurisdiction. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं? जुडिशियल पावर्स तो हैं ही, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, ठीक है। वो लोग अपने नीचे के सारे जजेस को सुपरवाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डन बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो वो जो वहां पे था ना कि इट शुड बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट in consultation with the high court, so that is the same case कि it is done by the governor in consultation with the high court। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सीएम नहीं, सीएम नहीं करेंगे, गवर्नर करेंगे। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। तो किसी किसी बड़े बड़े राज्यों में ऐसा भी हो सकता है, बड़े बड़े स्टेट में, कि एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट है। अच्छा, अब हम लोग पहले इसके स्ट्रक्चर पे ही आ जाते हैं, ठीक है। सीधे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर से हम लोग नीचे से चालू करेंगे। यहां पर कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मुंसिफ कोर्ट किसे बोलते हैं? मुंसिफ कोर्ट मतलब वही बहुत ही बेसिक, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो कोर्ट है वो मुंसिफ कोर्ट है। और कोर्ट ऑफ सब जज 3 क्लास, ठीक है। तो मतलब बहुत ही स्मॉल कॉजेस के लिए जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। कभी कभी इसको मॉनिटरी लेवल से भी टाई अप कर दिया जाता है कि 5000 तक के केसेस हैं तो यहीं जाएंगे, 5000 से ऊपर से केसेस हैं तो यहीं जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए इतना ज्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ जितना है उतना ही पढ़ा रही हूँ। सो कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस इट इज जस्ट लाइक जैसा हमारे पास यहाँ पे था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है, वैसा ही यहां पर है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। देन यू हैव कोर्ट ऑफ सब जज क्लास 2, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1। तो ये बस एक हायरार्की है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आ जाता है, जिसे अब हम लोग सेशंस कोर्ट नहीं कह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेशंस कोर्ट तब कहा जाता है जब क्रिमिनल नेचर का केस हो। वही जजेस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिमिनल नेचर का केस है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसी कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट तब कहेंगे जब कोई सिविल नेचर का केस हो। कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बदल जाती है, ठीक है, लेकिन जब उसी केस में कोई सिविल नेचर का केस डील किया जाता है तो इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। फिर उसी बिल्डिंग में एक केस ट्रायल हो रहा है, जहां पे आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि जो जज होता है वो कहता है मेरी अदालत में ये सब नहीं चलेगा। तो क्या अदालत उसकी हो गई? हाँ, अदालत उसकी हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, कोर्ट ऑफ सब जज क्लास 2, या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सेशंस जज। मतलब जब वहां जो आ गया वो उसकी अदालत है और वहां पे उस नेचर के केसेस टेकअप किए जाएंगे, ठीक है। मैम क्या हमें ये हायरार्की याद करने की जरूरत है?
देखो ये तीन तो आपको ऐसे ही याद है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम सबऑर्डिनेट कोर्ट तब कहेंगे जब वो सिविल नेचर का केस है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम सेशंस कोर्ट तब कहेंगे जब वो क्रिमिनल नेचर का केस है। उसके नीचे की हायरार्की की टर्मिनोलॉजी अलग है। जैसे जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करेंगे तो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3। जब हम क्रिमिनल नेचर की बात करेंगे तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द कोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको अपने पास टिक कर लेंगे कि हम लोगों ने कोर्ट सिस्टम पढ़ लिया, सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दोनों ही हमने अपने पास पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है, ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग कैसे अलग है, और ट्रिब्यूनल हमारे जुडिशियल, जो मेन जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स, उनसे कैसे कनेक्टेड है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जो है वो इंडिया में इसलिए स्टैब्लिश किए गए थे सबसे पहले कि भाई कोर्ट से लोड हटाओ, ठीक है। लोड हटाने के साथ साथ एक स्पेशलाइज नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन खड़ा करो, ठीक है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ केसेस ले सके। एक होता है कि सिर्फ सिविल है, सिविल है क्रिमिनल है, सिविल है क्रिमिनल है। एक है कि अगर कोई टेक्निकल नेचर का केस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में जितनी चोरी चकारी चलती रहती है, अब उसको समझने के लिए हमें कोई तो इतना टेक्निकल पर्सन चाहिए जो इनकम टैक्स भी पूरा कायदे से समझा हुआ हो। तो हुआ कि एक स्पेशल नेचर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ट्रिब्यूनल जिसे हम कहेंगे। और ट्रिब्यूनल के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे जुडिशियरी से ऐसे कनेक्ट करेंगे कि हम उसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे रखेंगे। कुछ ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट के बराबर रखेंगे, कुछ ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट से भी नीचे रखेंगे, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बराबर रखेंगे। उन्हें हमें क्वासी जुडिशियल बॉडी मानेंगे। क्वासी का क्या मतलब हो गया मैंने, जब कोई चीज थोड़े मोड़े ट्रेट्स दिखा रही हो, जैसे क्वासी फेडरल, यानी कि है फेडरल लेकिन दिख नहीं रही है, वैसे क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल है नहीं लेकिन पूरे जुडिशियल के ट्रेट्स दिखा रही है, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हो कि मैम जुडिशियल है पर जुडिशियल के ट्रेट्स, क्यों, क्योंकि अभी इसके ऊपर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इनको पूरा अधिकार दिया गया है कि आप केसेस को लीजिए, जो टेक्निकल नेचर के केसेस हैं आप लीजिए, ठीक है, और आप ही उन पे फैसला भी सुनाइए। अगर कोई आपके फैसले से खुश नहीं हुआ तो वह हाई कोर्ट के पास जाएगा, उससे भी खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन आप फैसला सुना लीजिए। अब ये ट्रिब्यूनल मैम कहां होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल जो है वो कुछ एक्ट्स में स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कुछ पर्टिकुलर हमारे एक्ट्स हैं, टेक्निकल नेचर है जहां पे ज्यादा, वहां पे स्पेसिफाई किए गए हैं कि सीधे उनका फैसला ट्रिब्यूनल ही सुना लेगी। तो अब यहां पे हम कुछ चीजें लिखते जाएंगे अपने पास। तो ट्रिब्यूनल्स का क्या था, क्यों बनाया गया, रिड्यूस लोड फ्रॉम हायर कोर्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब जुडिशरी के ऊपर लोड कम पड़े, इसके लिए हुआ ट्रिब्यूनल्स बना लेते हैं। इवन हायर कोर्ट्स मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे सीधे लिख देना चाहिए था रिड्यूस लोड फ्रॉम जुडिशरी सिस्टम। सेकेंड, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब जुडिशरी के भी पावर है और जुडिशरी है भी नहीं, तो इट्स अ क्वासी जुडिशियरी बॉडी। थर्ड, टेक्स अप केसेस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, या फिर यू कैन से डील्स विथ टेक्निकल नेचर केसेस। What else?
क्योंकि बोला गया कि इसको आप जुडिशरी का ही पार्ट मानिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी मानिए, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब आप इनसे कोई और काम नहीं कराएंगे, ठीक है, इनका और कोई रोल्स एंड ड्यूटीज नहीं है। जैसे कि कोर्ट्स देश को चलाने के काम नहीं आते, देश में जो रूल ब्रेक होता है, लेजिस्लेशन हैम्पर होती है, उसके काम आते हैं ना, लेजिस्लेशन बनाते हैं वो लोग। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये लोग देश चलाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जो बॉडीज देश चला रही है, अगर उन्होंने कुछ जो या जिन कानूनों पे देश चल रहा है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है तो फैसला सुनाने के लिए है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव की वजह से दे हैव द राइट टू चूज मेंबर्स। भाई अपने मेंबर्स आप लोग खुद ही चूज कर लीजिए, ठीक है। उनका कॉम्पोजिशन मतलब कितने मेंबर्स आपको चूज करने हैं वो भी खुद ही चूज कर लीजिए, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। थर्ड, उनका टेन्योर ऑफ सर्विस क्या होगा, आपको कितने साल उनसे काम कराना है, ये सब आपका नॉर्मल जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है उससे अलग है, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कुछ भी इसमें रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाला ही आपको यहाँ पे आपके ऊपर एक्ट अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड यू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, क्योंकि यू आर क्वासी जुडिशियल। आप उस कोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसलिए हैं ताकि आप कहते हैं ना कि एक स्पेशलाइज एक्सपर्ट की तरह काम करें, हमारा लोड कम करें। और इसीलिए थोड़ा सा इनको जुडिशरी से कनेक्ट करने के लिए इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉ मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है, मतलब है कानून की मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। तो वो लॉ मिनिस्ट्री के पास है रादर देन मिनिस्ट्री ऑफ द स्पेसिफिक बॉडी, ठीक है, या फिर ऑफ दैट टेक्निकल नेचर। अभी मैं सबसे पहले आपको यहां पे दिखाऊंगी कि हमारे पास क्या ट्रिब्यूनल्स हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ये पार्ट आप अपने पास लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, सो इट इज टू रिड्यूस द लोड फ्रॉम द जुडिशरी सिस्टम। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट डील्स विद केसेस विद टेक्निकल नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो इंडिया के 3 पिलर्स है वो उसमें से एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। दे हैव द राइट टू चूज देयर मेंबर्स, देयर कॉम्पोजिशन, द टेन्योर ऑफ सर्विस एंड एवरीथिंग। एंड इनकी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ मिनिस्ट्री देखती है और वो स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री नहीं देखती है, ठीक है। और ये एक आयरनी है कि ऑल दो ट्रिब्यूनल्स बने थे उनका लोड कम करने के लिए, लेकिन इन्हीं के पास अब बहुत लोड है। ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर ली। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। द कोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स टू बी मैनेज्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री rather than the ministry associated with the subject area. Later the courts recommended creation of an independent national tribunals commission. एक काम करते हैं, सारे ट्रिब्यूनल्स का एक कमीशन बना देते हैं, एक अपनी कमिटी बना देते हैं ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वही देखे, लेकिन अभी तक ये चीज एप्लीकेबल नहीं हुई है। Whereas the reasoning for set up some tribunals was to reduce pendency, but इन्हीं के पास अब बहुत पेंडेंसी है। ट्रिब्यूनल का देखो जो पोजिशन है वो क्या है, कुछ ट्रिब्यूनल्स सीधे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं पैरेलल टू हाई कोर्ट। कुछ ट्रिब्यूनल्स सीधे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं पैरेलल टू हाई कोर्ट। कुछ ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट से भी नीचे आते हैं पैरेलल टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। कुछ ट्रिब्यूनल इनके भी नीचे आते हैं। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन पढ़ने से पहले, बिफोर वी रीड द कॉम्पोजिशन, आई वुड लाइक टू गेट यू हियर कि एपेलेट कोर्ट्स फॉर सम ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, मतलब ये क्या बताया गया है, कौन से कोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, मतलब अगर आप उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले से खुश नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और कौन से कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, मतलब अगर उनके फैसलों से खुश नहीं है तो आप सीधे हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, वहां से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो अब आप देखो कि ये ट्रिब्यूनल्स कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज में है, जैसे कि फर्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। वो किसके लिए है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो अब देखो यहां पे एक स्पेशलाइज्ड नेचर है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होता है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास पहले जाओ।
सीधे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां मत पहुंचो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाओ, क्योंकि वहां पे एक टेक्निकल मेंबर भी है जो कि समझ पाएगा कि अच्छा इस इंडस्ट्री को चलाने में यहाँ गड़बड़ हुई क्या है, और एक जुडिशियल मेंबर भी है जो ये समझ में आएगा कि ये जो गड़बड़ हुई है वो इंडिया के लेजिस्लेशन के हिसाब से क्या पनिशमेंट डिजर्व करती है। सिमिलरली यू हैव इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि इनकम टैक्स मैटर्स के लिए, कस्टम्स एक्ट में है कस्टम्स एक्ट सर्विस, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि उन एक्ट्स की स्पेशल नेचर केसेस के लिए है। देन यू हैव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, देन यू हैव सेबी, सेबी का ट्रिब्यूनल यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब सेबी है तो वो पूरी तरह से सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, जो पूरा स्टॉक मार्केट और ये सब चलता है उससे रिलेटेड है। अब ऐसे केसेस को तो खुद सेबी ही देखती है, क्योंकि अगर आप आम कोर्ट में चले जाओगे, पता नहीं भाई उन जज को वो टेक्निकल नेचर वाली बात समझ में आ भी रही है नहीं, है ना। लेकिन हमारे पास एक जुडिशियल मेंबर भी होता है, एक टेक्निकल मेंबर भी होता है। तो टेक्निकल मेंबर ये बताता है कि आपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट यानी सेबी एक्ट को कितना कॉन्ट्रवीन किया है, ठीक है, और उसके तहत सेबी एक्ट के तहत आपकी क्या सजा बनती है। अब देखो, अगर ये सब है तो ये इनमें अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हाई कोर्ट के पास जाओ, इनमें कोई दिक्कत आ रही है जाओ सीधे सुप्रीम कोर्ट के, ट्रिब्यूनल में नहीं, उनके फैसले से अगर आप नाखुश हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। तो ये आपको याद करना पड़ सकता है कि खाली देर आर 4-5 यहाँ पे आपके पास जो ट्रिब्यूनल दिए हुए हैं 4-5 हैं जिनमें आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं, बाकी सब में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, कस्टम एक्ट में you go to high court, rest you go to supreme court. Recovery of debts due to banks and financial institutions, ठीक है, डेट रिकवरी appellate ट्रिब्यूनल, वो लोग उसी नेचर के केसेस को देखेंगे। उनके पास पहुंच जाओगे भैया मर्डर हो गया है, वो लोग नहीं देखेंगे। they will see that how much has this act been followed, the recovery of debts due to banks and financial institutions, इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन और इस एक्ट से संबंधित जो भी दिक्कत हुई है वो ये ट्रिब्यूनल देखेगा। तो यहां के भी अगर आप फैसले से खुश नहीं है इस ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है। अगर आप इनके फैसले से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट में है। टेलीकॉम, ये क्या है इनका स्पेशलाइज्ड नेचर कि ये टेलीकॉम डिस्प्यूट्स ही देखेंगे, ठीक है। बट यहां से अगर कोई दिक्कत आई तो सीधे सुप्रीम कोर्ट। कंपनीज एक्ट में कोई दिक्कत आई सीधे सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, दे टेक केयर ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन है तो केस कहां डील होगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल में डील होगा। अगर वहां के फैसले से खुश नहीं है तो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कोई कॉन्ट्रवेंशन है, डेल्ट इन अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नॉट क्लियर विद द, if you are not happy with the decision in this tribunal, then the appeal can be filed in Supreme Court. Armed Forces Tribunal, again it is for the Armed Forces Tribunal Act, appeal to be filed in Supreme Court. And National Green Tribunal जो कि आजकल बहुत एक्टिव है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर सेटअप की गई है। एंड दे डू नॉट जस्ट टेक केयर ऑफ दिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, बल्कि दे ऑल्सो टेक केयर कि इनके जो पावर्स हैं कि पूरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसा चल रहा है, उस पर एनजीटी का बहुत रोल है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर वहां पे अपील करनी है तो खाली 4 ही हैं जिसमें आप हाई कोर्ट पे जाते हैं, मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेवल पर हैं, and that is the industrial tribunal, the income tax appellate tribunal, the custom excise and service tax appellate tribunal and the debt recovery appellate tribunal। इसके अलावा सब हाई कोर्ट के लेवल पर हैं। आप सोचिए कि इनकी पावर्स कितनी एक्सपैंडेड है कि ये सब हाई कोर्ट के लेवल पर हैं। इनसे ऊपर सिर्फ एक कोर्ट है एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग बात करेंगे द कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल्स की जो सबसे स्पेशल बात है वो यही है कि यहां पे 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। वन इज द जुडिशियल मेंबर
who takes care of the judiciary part. The judicial member and the other is the technical member, जो उस एक्ट से और उससे रिलेटेड चीजों से जितना भी कुछ कनेक्टेड होता है उनको वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं थ्रू देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज. तो ये जो जुडिशियल मेंबर है ये कौन हो सकता है? ईदर दिस पर्सन कैन बी अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि देखो कहीं पे भी या तो हाई कोर्ट के बराबर है, ठीक है, या तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के बराबर है, लेकिन इनके जुडिशियल मेंबर कौन हो सकते हैं? जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस, क्योंकि कहीं कहीं पे तो एकदम हाई कोर्ट के बराबर है ना, इसलिए उनके जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट जजेस होते हैं, या फिर सम लॉयर्स विथ रिक्विजिट एक्सपीरियंस. भाई कोई लॉयर है जो मतलब उसको 20 साल हो गए लॉ प्रैक्टिस करते करते, 23 साल 25 साल हो गए, अब वो बन सकता है अगर वो एलिजिबल है तो, अपनी नॉलेज के दम पे. देन इज द टेक्निकल मेंबर. टेक्निकल मेंबर भी इन्हीं बेंच में है, मतलब ये बेंच ऑफ 2 है, कहीं किसी किसी ट्रिब्यूनल में बेंच ऑफ 3 भी होती है, 2 टेक्निकल मेंबर 1 जुडिशियल मेंबर ऐसे भी होती है, क्योंकि एक तरफ आपको मैटर केस को भी समझना है. अब इनकम टैक्स वाला केस है तो भाई पूरा इनकम टैक्स को समझना है तो पड़ेगा ही. सेबी का केस है तो पूरा सिक्योरिटीज, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज चलता है, जो पूरा सेबी एक्ट है वो तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है. अगर कस्टम ट्रिब्यूनल में बैठे हैं तो पूरा जीएसटी एक्ट आज की डेट में कस्टम एक्ट तो समझना ही पड़ेगा. तो वो जो टेक्निकल मेंबर है, ईदर दैट कैन बी अ पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट का ही कोई पर्सन है जिसके पास उतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो सेंट्रल डिपार्टमेंट का ही कोई पर्सन है विथ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, या फिर इंडस्ट्री के कोई पर्सन है, इंडस्ट्री पर्सन विथ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी. जैसे कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ट्रिब्यूनल में टेक्निकल मेंबर बनना है तो दैट कैन बी अ पर्सन हु हैज बीन अ जनरल मैनेजर फॉर 20 years, या फिर that person has worked in top industries for like 20 to 25 years, जिसमें कि he retired as a general manager, ठीक है, he retired at the post of MD, he retired as the post of GM, तो उसके उनके एक्सपीरियंस को और उनकी एलिजिबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल यही है, दैट मेंबर्स खुद से सेलेक्ट कर लो, जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है. यहां पर एक पॉइंट लिखा है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इसके पहले वाले भी चार्ट में. यहां पे एक पॉइंट लिखा है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 हैज अबॉलिश्ड 9 ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रांसफर्ड देयर फंक्शन टू हाई कोर्ट्स. दिस एक्शन वुड एड टू द पेंडिंग केसेस इन सच हाई कोर्ट्स, दैट्स ऑल. कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं थी. ये चार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या क्या एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, क्या क्या हमारे पास ट्रिब्यूनल्स हैं, और उनकी अपील भी लेकर हम कहां जा सकते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा. नेक्स्ट वी कम टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत नई चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप इसके बारे में जानोगे यू विल रियलाइज कि ये एक बहुत अच्छी चीज है. तो एक हो गया हमारा जुडिशियल, एक हो गया ट्रिब्यूनल, ठीक है. एक हम लोगों ने पढ़ा कोर्ट्स के बारे में, पूरा जुडिशियल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या पूरा कोर्ट की हायरार्की है, सिविल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. देन वी रेड अबाउट ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल के रोल क्या है, हम लोगों ने उनके फंक्शंस पढ़े कि वो लोड कम करने के लिए है, स्पेशलाइज नेचर ऑफ केसेस को लेने के लिए है, ठीक है. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी, दे हैव द राइट टू सेलेक्ट देयर मेंबर्स, द कॉम्पोजिशन, द टेन्योर एंड एवरीथिंग,
ठीक है। देन वी ऑल्सो रेड कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, कौन से ट्रिब्यूनल्स कहाँ स्टैंड करते हैं. सम आर एट पार विथ हाई कोर्ट्स, some are at par with subordinate courts. We also read about the requirement for the judicial member and the technical member. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने पास पढ़ ली. अब हम लोग बात करेंगे alternate dispute resolution की. What is alternate dispute resolution? Alternate का मतलब क्या होता है? विकल्प. ठीक है. तो भाई आपके पास कोर्ट वोट जाने के अलावा अगर और कोई विकल्प है तो उसके बारे में यहाँ बात करता है. दैट इज alternate dispute resolution. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सबसे जो प्राइम फीचर है वो ये है, दो लोग लड़ भिड़ के आए कोर्ट में. ठीक है, मुझे इस पे केस करना है, केस करना है, केस करना है, केस करना है. कोर्ट ने कहा कि देखो यहां पे फाइल दोगे, एक तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में उलझ जाओगे, हमारे पास भी फाइलें और बढ़ जाएंगी, ऑलरेडी बहुत है, तुम्हारा भी समय खराब होगा, हमारा भी समय खराब होगा, हमारे पास और इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं देखने के लिए. ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि आप ये जो एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं, ये बातें आप आपस में भी सुलझा सकते हैं. आप थोड़ा सा एक दूसरे की बात अगर कायदे से सुनेंगे तो निगोशिएट करके काम हो सकता है. ठीक है, एक दूसरे के साथ आप सेटलमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है विच सेज दैट बिफोर योर फाइल गोज इनटू दैट जुडिशियरी सिस्टम इट कैन बी रिजॉल्व्ड. ठीक है, एंड यू नीड नॉट गो इनटू द जुडिशियरी सिस्टम. द प्रोसेस, यहां पे पढ़ो, द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज आर सेटल्ड और ब्रॉट टू अ रिजल्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. कोर्ट के पास गए बिना या कोर्ट यानी कि जज को इन्वॉल्व किए बिना जब हमने केस सुलझा लिया, आपसी लड़ाई सॉल्व कर ली, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. विदाउट एनी ट्रायल इज नोन एज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. दो बातों को ध्यान से सुनना. आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, मैं फिल्मों का एग्जाम्पल बहुत लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई बच्चे फिल्में देखते भी बहुत हैं. तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार अगर मान लो कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के घर आ जाती है कि ये लो तुम कुछ पैसे रख लो मेरी तरफ से. ठीक है, आपने अक्सर पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि एक पार्टी ने, एक कोई अमीर टाइप का कोई आदमी है, उसके बेटे ने कोई एक गरीब का खून कर दिया. ठीक है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो पर्सन, वो जो गरीब आदमी था वो मर गया. अब वो जो अमीर आदमी का बेटा है वो पैसों का ब्रीफकेस लेके गरीब आदमी के घर गया और बोला कि ये लो 10 लाख रुपए, इसमें तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम से कट जाएगी और इस बात को यहीं दबा दो. ये सब क्या है? क्या ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है? ये इंग्लिश में कहिए तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है कि भाई बात जो है वो कोर्ट तक नहीं गई. अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे कि विदाउट ट्रायल, विदाउट एंटरिंग इनटू जुडिशियरी सिस्टम, विदाउट इन्वॉल्विंग द जज, अगर ये सब कुछ हो चुका है तो इसे हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही बोलेंगे. ठीक है, लेकिन हम जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है. ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड है, वो रिकॉग्नाइज्ड है. ये सब आपसी बातचीत नहीं. ओके, तो ये आपसी बातचीतों को, ये घर आके पैसे खिला देना एंड ऑल दैट, ये इसके परव्यू में नहीं आता. हाँ, कोई अगर दूर से डेफिनेशन को देख के बोलेगा कि मैम कोर्ट नहीं गए, हाँ, जज नहीं इन्वॉल्व हुआ, नहीं, ट्रायल नहीं हुआ, अदालत में नहीं बुलाया गया, नहीं, तो हुआ ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो भाई अगर ऐसे देखोगे तो हुआ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लेकिन ये जुडिशियरी का पार्ट नहीं है. ये जो हम लोग पूरा लीगल मेथड्स एंड जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया पढ़ रहे हैं, ये उसका पार्ट नहीं है. चलो, तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि क्या इसका पार्ट नहीं है. सो द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज आर सेटल्ड, द फर्स्ट थिंग, ब्रॉट टू अ रिजल्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, without any trial is known as alternate dispute resolution. So where the disputes are resolved without intervention, without any trial. ADR offers to resolve all type of matters including civil, commercial, industrial, family, kuch bhi, where people are not being able to start any type of negotiation and reach the settlement.
जहां पे जनरली लोग नहीं बातचीत करना चाह रहे, सेटलमेंट पे नहीं आना चाह रहे, वहां पे ये एडीआर पे आ जाते हैं। मतलब कोर्ट आए थे लेकिन एडीआर पे डायरेक्ट कर दिया गया, जाइए वहां चले जाइए, वहां आपका काम हो जाएगा। जनरली एडीआर यूजेस, ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट है ये, जनरली एडीआर यूजेस न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु हेल्प्स द पार्टीज टू कम्युनिकेट, डिस्कस द डिफरेंस एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स क्या हुए कि the dispute is settled between the parties without the intervention, without trial, and it usually uses a neutral third party, जिसको ना इनके फायदे से कोई फायदा है ना इनके फायदे से कोई फायदा है, ऐसी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बिठाया जाता है जिसके अंदर सोशल स्किल्स हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, जो इस बात को समझ सके कि वहां चल क्या रहा है, और उन दोनों को वो बात करके अपने आप नेगोशिएशन के टर्म पे ले आए और झगड़े को सुलझा दे। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 4 तरीके के होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। द फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। अब वो आर्बिट्रेटर अपना जो उसको ठीक लगता है वो सुना देता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर क्या आता है, जो उसको ठीक लगा वो उसने सुना दिया। मैम क्या वो जज है? नहीं, वो आर्बिट्रेटर है, उसने दोनों पक्षों की बात सुनी और वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है। ठीक है, और उसने एक अवार्ड सुना दिया। अवार्ड का मतलब है उसके फैसले को अवार्ड कहा जाता है, जो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। ठीक है, जो कि दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। अगर मैम कोई आर्बिट्रेटर की बात से नहीं खुश है तो फिर जाओ अपील करो, कोर्ट में जाओ, कोई बात नहीं। हम तो बस चाहते थे कि कोर्ट के बाहर बाहर काम हो जाए, ताकि कोर्ट भी क्या ये सब चक्करों को लेके बैठी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जाओ कोर्ट में। तो आर्बिट्रेटर को बिठाया गया कि आर्बिट्रेटर दोनों जनों को समझाकर अपना फैसला सुना देगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर दोनों जनों को समझाकर अपना फैसला सुना देगा, और मोस्टली ऐसा होता है कि वो दोनों जने उसके फैसले से सहमति होते हैं। ठीक है, और ज्यादा लड़ाई नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी एक जने को लड़ाई करनी है तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोई बात नहीं। सो द डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल which makes a decision, that is an award, on the dispute that is mostly binding on the parties. Except for some interim measures, there is very little scope for judicial intervention in the arbitration process. ठीक है, next is conciliation. Conciliation में जो conciliator होता है, यानी कि जो बीच की न्यूट्रल पार्टी है, वो अपना फैसला नहीं सुनाती। ठीक है, वो अपना फैसला नहीं सुनाती, लेकिन वो एक दूसरे, इनकी बात को भी सुनती है, इनको अच्छे से समझाती है, इनकी बात को सुनती है, इनको अच्छे से समझाती है। ठीक है, 2 पार्टीज हैं, एक तरफ की बात को अच्छे से सुना, पार्टी ए को समझाया, पार्टी ए की बात को अच्छे से सुना, पार्टी बी को समझाया। ऐसा समझाती है कि दोनों अपना झगड़ा खत्म करने को मान जाते हैं। बट जो ये बात समझाती है वो बाइंडिंग नहीं होता है कि मानो ही मानो, ऐसा नहीं होता। आर्बिट्रेटर के केस में ऐसा होता है कि जो हमने बोल दिया अब वो मानो, नहीं पसंद आ रहा है जाओ लड़ो कोर्ट में, अपील करो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील करो। लेकिन कंसिलिएशन जो है वो एक समझाने की बात है, ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होती है, वो पार्टियों को असिस्ट करती है इन रीचिंग अ म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी अग्रीड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, द पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। हाउएवर इफ बोथ पार्टीज एक्सेप्ट द सेटलमेंट ड्रॉन बाय द कंसिलिएटर, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। लेकिन हाँ, अगर एक बार दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये फाइनल एंड बाइंडिंग है, अब इसमें चेंज नहीं होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तब तक वो पार्टी समझाएगी और क्या करेगी। और जब दोनों मान जाते हैं तभी वो उस पर बाइंडिंग होती है, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज मीडिएशन। In mediation, an impartial person called a mediator helps the parties try to reach a mutually acceptable resolution of the dispute. The mediator does not decide the dispute,
but helps the parties communicate so that they try to settle the dispute. They leaves control of the outcome with the parties. This is more or less an informal way of arriving at a settlement. तो इसमें भी क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, लेकिन वो भी वही करता है, बातों को समझाता है. तो कंसिलिएशन और मीडिएटर में ज्यादा फर्क नहीं है. मीडिएशन थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है. मीडिएटर बस बात बता सकता है, एक दूसरे को समझा सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता. उसके बाद तय दोनों को आपस में करना है, तय दोनों को आपस में करना है. ठीक है. कंसिलिएशन में ये है, कंसिलिएटर अपना रिकमेंडेशन देगा, दोनों जने मान गए तो दोनों पे एप्लीकेबल है, नहीं माने तो लड़ते रहो. ठीक है. लेकिन मीडिएटर में क्या है कि वो दोनों की बात सुन लेगा, दोनों को समझा देगा, अब दोनों आपस में उसका कोई सोल्यूशन निकाल ले. ये मीडिएशन है. And fourth is लोक अदालत. An interesting feature of the Indian legal system is the existence of voluntary agencies called लोक अदालत, that is People's Code, the Legal Services Authorities Act. ये याद रखेंगे आप. The Legal Services Authorities Act passed in 1987 to encourage out of court settlement. लोक अदालत या People's Court comprises of a forum in which facilitates negotiation in the presence of a judicial officer. मतलब हम आपको जुडिशियल ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. कोर्ट में प्रेजेंट करने का मतलब है कि कोर्ट की सारी प्रोसीजर फॉलो करो. और यहाँ तो क्या है, हमने जुडिशियल ऑफिसर से बोला सर आप बैठ जाइए, बता दीजिए. द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत इज फाइनल एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट. ठीक है. एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत इज नॉट एपेलेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. क्यों? क्योंकि एक तो ये ज्यादातर सिविल नेचर ऑफ केसेस के लिए होता है, दूसरा ऑलरेडी वहां एक जज ही बैठ के बता रहा है, अदालत में भी जाओगे जज ही बैठ के बताएगा, तो अब इनका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाता. आप इसकी अपील कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते कि इन्होंने मुझे ये फैसला सुनाया है, नहीं मैं इसकी अपील करता हूं. अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो, जाइए पूरा जुडिशियल सिस्टम में शुरू से शुरू कीजिए. सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन इनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते कि देखिए मैं इनके डिसीजन को चैलेंज करता हूं. ठीक है. तो वहां पे फिर आपको नए सिरे से सारा कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा. सो लोक अदालत में क्या है कि दिस इज नॉट अदालत, बट इट इज नॉट द कोर्ट, इट इज नॉट द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, बट इट इज मोर और लेस सिमिलर टू अ कोर्ट. जुडिशियल ऑफिसर बैठा है, केस की प्रोसीडिंग्स होंगी. ठीक है. जो फैसला वो सुनाते हैं वो दोनों पे बाइंडिंग होगा और वही फुल एंड फाइनल होगा. तो अब आपको चारों में क्या डिफरेंस समझ में आया, मैं एक बार फिर से बताती हूं. एग्जाम्पल ले लीजिए, घर में भाई बहन लड़ रहे हैं. ठीक है. घर में भाई बहन लड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को मार दिया बहुत तेज से, दूसरे ने भी पहले को मार दिया बहुत ही तेज से. ठीक है. दोनों जने एकदम रो रहे हैं. अब दोनों जनों की मम्मा ने बोला कि दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, गले लगो और अब एक दूसरे के कमरे से एकदम अलग हो जाओ. तुम उस कमरे में जाओ, तुम इस कमरे में जाओ. दिस इज फाइनल एंड बाइंडिंग. कोई बात नहीं सुननी है मुझे. ठीक है. ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि आर्बिट्रेटर बात नहीं सुनता, आर्बिट्रेटर ने बात सुनी. ठीक है. चलो मम्मा ने इधर की भी बात सुनी, इधर की भी बात सुनी, और मम्मी ने लास्ट में क्या बोला, मदर ने लास्ट में बोला कि चलो तुम अब उधर जाओ, तुम उधर जाओ, दोनों एक दूसरे को जने को सॉरी बोल दो, बात खत्म. अब ये बाइंडिंग है दोनों पे, इसमें कोई बहस नहीं होगी. ठीक है. ये हो गया आर्बिट्रेशन. कंसिलिएशन, दोनों जने रोते हुए मम्मी के पास आए, इन्होंने भी अपनी बात बताई, इन्होंने भी अपनी बात बताई. अब मम्मी ने थोड़ा समझाने की कोशिश की. ठीक है. मम्मी ने जो गर्ल है उसको बताया कि भाई तुम्हारा भाई कैसे सही है, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था एंड ऑल दैट. ठीक है. और भाई को भी समझाया कि देखो तुम्हारी बहन फालतू में तो नहीं रोती होगी, लगी होगी उसको इसलिए उसने रोया. ठीक है. आई थिंक ये घर घर की कहानी है, सबके यहाँ होता है. तो इन्होंने क्या किया, मदर ने दोनों जनों को समझाया. फिर मदर ने लास्ट में बोला कि अच्छा अब एक दूसरे को सॉरी बोलोगे. हाँ. दोनों ने कहा हाँ. ठीक है. तो बोल दो सॉरी. अब दोनों प्यार से मिलके खेलोगे. हाँ. ठीक है भाई, मिलके खेल लो. ये हो गया कंसिलिएशन. ठीक है. तीसरा केस मीडिएशन. दोनों भाई बहन रो रहे थे, मम्मा ने बहन की बात भाई को समझाई, भाई की बात बहन को समझाई, दोनों को बहुत अच्छे से समझाया.
कि कैसे लड़ना एक अच्छी बात नहीं है, मारा पीटी करना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे का सर हाथ पैर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और फिर मम्मा बोली कि देखो अब तुम दोनों इतने बड़े हो चुके हो कि आपस में खुद ही समझ लो कि करना क्या है। और मम्मा उठ के वहां से चली गई। अब दोनों जनों ने आपस में तय किया कि ठीक है अब से हम लोग लड़ेंगे नहीं, या क्या पता ये तय किया कि अपनी शक्ल भी मत दिखाना, तुम दूसरे कमरे में भाग जाओ, ठीक है, ये भी तय किया जा सकता है। जो भी तय किया भैया तय कर लिया। एक है लोक अदालत, कि दोनों जने इतना लड़ लिए हैं कि मम्मी ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। शाम को पापा आए, कुर्सी पे पापा को बिठाया गया, पापा को सब बात मम्मी ने बताई और पापा ने लास्ट में एक फैसला सुना दिया कि अब से घर में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बस अब ये क्या हो गया, फाइनल बाइंडिंग फैसला है। अब वो बच्चे रो धो के मम्मी के पास भी नहीं जा सकते, दादा दादी के पास भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि पापा ने कह दिया। बात समझ में आई? चारों में आपको डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे दैट आई कैन यूज टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस। चारों में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत क्या है। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू एडीआर। कुछ एक्ट्स हैं जहां पर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन को रेफर किया गया है, वो हम लोग अपने पास पढ़ते हैं। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ये सिविल प्रोसीजर में आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, ये चोरी चकारी, लूट डकैती, ये सब में, ये सब नहीं। सिविल प्रोसीजर कोर्ट है जहां पे जमीन जायदाद की लड़ाई है, आपसी मतभेद है, भाई भाई में लड़ाई हो गई है, पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, ठीक है, पारिवारिक है, मोहल्ले की लड़ाई है, उन्होंने हमारे पे ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने इतनी जमीन ले रखी है, उन्होंने उतना चबूतरा बना रखा है, ये सब जो लड़ाइयां होती है। Provides that opportunity to the people if it appears to the court there exists element of settlement outside the court, then court formulate the terms of the possible settlement and refer the same for arbitration, mediation, conciliation to and lok adalat. The act which deal with alternative dispute resolution are Arbitration and Conciliation Act and Legal Services Authority Act. तो इस arbitration और conciliation से हमें तीन चीजें मिलती हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से हमें मिलता है लोक अदालत। Since courts in India are already burdened by huge backlog of cases, many statutory provisions make mediation a compulsory prerequisite to filing a suit in court. ठीक है, मतलब मीडिएशन करके ही आना, नहीं एक दूसरे की बात समझ में आई है तभी आओ, अदरवाइज मत आओ, पहले मीडिएशन कर लो, आपस में बातचीत कर लो। ये कुछ स्टैट्यूट्स हैं, कुछ लॉज हैं जहां पे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन को रेफर किया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक्ट असाइन करता है कंसिलिएटर टू विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीडिएट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बोला गया है दैट ऑल द पेंडिंग कोर्ट केसेस शुड बी रेफर्ड टू मीडिएशन। आपस में सॉल्व हो जा रहा है तो कर लो, सॉल्व, सॉर्ट आउट कर लो, हटाओ। ठीक है, कंपनीज एक्ट में भी एक बार के लिए बोला गया है कि भाई जो डिस्प्यूट है मीडिएशन में जाए। मान लीजिए कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में है, डायरेक्टर के बीच में, तो एक बार के लिए आप मीडिएशन में चले जाइए। एमएसएमई एक्ट में भी मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में भेजा जाता है। रियल स्टेट एक्ट में भी मीडिएशन और कंसिलिएशन की बात की गई है। कमर्शियल एक्ट में, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, the new amendment made to the act in 2018 provide for mandatory mediation between the parties for filing a suit. The amendment allows litigation only if the parties meaningfully engage in mediation. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी एक बार मीडिएशन बोला गया है कि कंपनी और ग्राहक के बीच में मीडिएशन हो जाए, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता है और इसीलिए कॉस्ट भी बचता है। कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, दोनों ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केसेस में बचते हैं। सो हियर आई स्टॉप फॉर दिस सेशन। हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है कि कोर्ट सिस्टम इन इंडिया क्या है, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया क्या है, एंड ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन
कर लिया है, वी डिस्कस अबाउट दिस 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 दिस। फिर बचता है हमारा बस रेगुलेटरी बॉडी, जो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वन थिंग आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज प्लीज गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। जिनको लगता है कि उन्हें नोट्स बनाने चाहिए वो नोट्स बना लीजिए। फॉर मी द नोट्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर और जितना मैं आपको साथ साथ में बता दे रही हूँ, आई थिंक दैट इज इनफ, शॉर्ट एंड क्रिस्प। स्टिल अगर किसी को लगता है नहीं मैम मुझे नोट्स बनाने से ही अच्छा लगता है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट्स बना लो, ठीक है। कोई डाउट आए आप लोग मुझसे पूछिए। तो हियर आई स्टॉप फॉर टुडे, वील मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।